मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रस्ताव में माननीय सदस्य भक्त ने प्रस्ताव रखा, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और इसमें आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभापति महोदय, जिस प्रकार महामहिम ने आपकी सूची जो अभिभाषण में एक से लगाकर एक बिंदुओं पर जिसमें सरकार द्वारा चलाए जाने वाली योजनाएं, चाहे कोरोना महामारी के इंतजाम की बात हो, चिकित्सा की व्यवस्था की बात हो, कृषि हो, सामाजिक सुरक्षा, पंचायती राज, शहरी विकास, कानून, बिजली, शिक्षा, राजस्व, उद्योग, ये सारी बिंदुओं पर जिस तरह से माननीय राज्यपाल महोदय ने इन बिंदुओं पर प्रकाश डाला और राजस्थान की 7 करोड़ से ज़्यादा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले गरिमा में सदन में जो महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण पढ़ा है, यह अभिभाषण प्रदेश की लोक कल्याणकारी सरकार की जनहितैषी नीतियों के सोच का दर्पण है। सभापति महोदय, इस पवित्र सदन की स्थापना से लेकर आज तक कई माननीय सदस्यों ने अपने अनुभव एवं सोच से इस प्रदेश की तरक्की में बेहतर अपनी भागीदारी निभाई है। सभापति महोदय, मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की यह सोच है कि हम सब जनता के ट्रस्टी हैं और आम जनता ने हमारे पर जो विश्वास व्यक्त किया है उसके अनुसार आम आदमी के जीवन को हम कैसे बेहतर बना सकें, इस हेतु हमारी सरकार, हम सभी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मिलकर हम राजस्थान का विकास कैसे कर सकें। आम आदमी जो अंतिम छोर पे बैठा है, उससे लेकर किसान, व्यापारी, उद्योगपति, सभी को विकास में किस तरह से भागीदार बने, किस तरह से ये राज्यपाल महोदय ने इन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है और हम सभी का कर्तव्य है कि हम ईमानदारी के साथ राजस्थान के विकास में भागीदार बने। सभापति महोदय, मैं अभिभाषण पर मेरा निवेदन रहेगा कि ये 2 साल, 2.25 साल हुए हमारी सरकार रही, चल रही है, टाइम हुआ है और 2.25 साल में हमने ऐसी मुसीबतें झेली, हम ऐसे कठिनाई दौर से निकले। एक तो कोरोना महामारी, मेरे ख्याल में इसमें आप और हम सब लोग बैठे, ऐसी परिस्थितियां आज से पहले किसी ने देखी नहीं होगी। किस तरह से ये बीमारी हमारे भारत में आई, विश्व में फैली और किस तरह से हमें पूरे देश को ठप कर दिया। कोई व्यापार नहीं, उद्योग नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं, कहीं जाना नहीं, रोड बसें बंद, ट्रेनें बंद, कहीं भाई बाहर व्यापार करने के लिए गए वो वहीं रहे, एक दूसरा देखने के लिए तरस गए और इस बीमारी ने इतना महामारी का रूप लिया कि आज शुरुआती के समय हमारे यहाँ टेस्ट के लिए सिर्फ एक पूना लेबोरेटरी थी और जिस तरह से इसका मुकाबला किया,
और जिस तरह से ये फैली, किसी घर में एक परिवार के अगर पॉजिटिव पाया गया तो उसके नज़दीक कोई परिवार वाला उसके पास नहीं गया। शुरुआत में इस तरह का भय पैदा हुआ। और मैं तो उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा, एक बॉम्बे से बाड़मेर घर आया और उसको पत्नी को जैसे ही पता लगा कि मैं घर आ रहा है, वो पत्नी ससुराल चली गई। उसको ये डर था कि मैं घर आया हूँ, कहीं भी घर आया और टच हुआ तो पूरा घर इस कोरोना से ये फैल जाएगा। इस तरह का भय, इस तरह का माहौल। और देखा होगा किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका मुकाबला किया, किस तरह से, चाहे सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो, चाहे इसमें सभी को साथ में लेकर, एक छोटे से छोटे व्यक्ति से लगाकर सभी संस्था, सभी भौमाशा, दानदाता, साधु, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, कहने का मतलब इन सभी से अपनी राय ली कि इस मुकाबले को हम कैसे इससे महामारी से निपटें। ये उनकी दूरदर्शी सोच थी। उन्होंने जिस तरह से इस महामारी का मुकाबला किया, सिर्फ राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, विश्व में माननीय मुख्यमंत्री जी की इस व्यवस्था को सराहा गया, माननीय सभापति महोदय। और इस महामारी ने अर्थव्यवस्था की हालत इस तरह बिगाड़ दी कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी, कोई भूखा नहीं रहे, कोई भूखा नहीं सोए और कोई भूख से नहीं मरे। और स्थिति ऐसी होगी, सारे व्यापार बंद, मजदूरी कहीं घर से बाहर निकल नहीं सकता। उनके लिए जिस तरह की व्यवस्था की गई, उनके घर खाने की व्यवस्था, भोजन के पैकेटों की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, और जिस तरह की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने मिलकर, इसमें कोई पीछे नहीं रहा, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब ने जिस तरह से व्यवस्था की, शानदार व्यवस्था, और उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि ये कोरोना महामारी से हम बचे हुए हैं। और माननीय सभापति, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसके लिए किस तरह से, जब एक भी टेस्ट यहाँ नहीं हो रहा था, आज 70,000 टेस्ट की कैपेसिटी राजस्थान में जगह जगह ये जो टेस्ट हो रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हमारे लिए रही। कोई भूखा नहीं सोए। और दवाई के लिए एक गरीब के पास अगर कोरोना का पेशेंट भर्ती हो गया तो उसके पास पैसे कहाँ थे, खाने को तो रोटी नहीं थी। उसके लिए सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5-5 हज़ार के इंजेक्शन, एक जो कम से कम एक व्यक्ति के 20 से 25, 30 इंजेक्शन लगते थे, 40,000 का इंजेक्शन, एक व्यक्ति के पे वेंटिलेटर का इलाज, सीटी स्कैन मुफ्त में, सारी दवाइयाँ फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री। ये टोटल जिस तरह से व्यवस्था की है, बहुत ही सराहनीय व्यवस्था कर और इस कोरोना महामारी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने रात और दिन हमेशा चिंता रही कि मेरा कोई भी एक भी व्यक्ति इस बीमारी से नहीं खत्म हो। इसके लिए उन्होंने हर एक से वीसी के माध्यम से, दानदाताओं के माध्यम से, सबसे कर इस महामारी से निपटने का बहुत ही बढ़िया प्रयास किया। कोरोना वायरस के 50 लाख तक का बीमा, कोई भी जो इसमें इलाज के लिए डॉक्टर्स, एएनएम, जीएनएम, चाहे जितने भी थे इसमें काम करने वाले को, उनके लिए बीमे का प्रावधान किया गया। कोई भी इस बीमारी से खत्म हो तो उसको 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिले, एक सराहनीय कार्य। मास्क के लिए विधानसभा में ही प्रस्ताव लाए कि मास्क अनिवार्य है, बहुत ही अच्छा कार्य हुआ, जिसकी वजह से इस बीमारी को रोकथाम में बहुत बड़ी मदद मिली। सभापति महोदय, मैं
इस मौके निवेदन करना चाहूँगा कि ये 2 साल का कार्यकाल, 1 साल तो कोरोना की महामारी में गया और 1 साल में जो राजस्थान के हालात रही, आर्थिक संकट से किस तरह से हम जूझे और केंद्र ने किस तरह से इसमें सहयोग किया, ये भी आपके सामने की बात है। राजस्थान से इतना कम हुआ, 30% राजस्व सिर्फ 30% तक पहुंचा। उसके बाद भी जो योजनाएं थी, कल्याणकारी योजनाएं, वो बंद नहीं होने दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन योजनाओं को चालू रखा। पिछले बजट में भी आप देखेंगे तो किस तरह से उस बजट के अंदर जो कल्याणकारी योजना है, चाहे शिक्षा, चिकित्सा और पानी, चाहे कानून व्यवस्था की बात करो, चाहे अन्य जितने भी उद्योग इंडस्ट्रीज की बात करो, इन सब में धन का अभाव, पैसों का अभाव होने के बावजूद की अच्छी व्यवस्था वो इसमें बंद नहीं होने दी और आज वो चालू है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से चिकित्सा के अंदर प्रदेश के अंदर 140 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, 43,000 से अधिक आइसोलेशन बेड्स, 1,899 वेंटिलेटर्स, 3,170 आईसीयू बेड स्थापित किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी निःशुल्क दवा योजना कोरोना काल के बेहतर साबित हुई। इस योजना में प्रारंभ से अब तक 46,46,000 करोड़ से अधिक बार रोगियों को लाभान्वित किया जा चुका है एवं 713 दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार निःशुल्क जांच योजना रोगियों के लिए वरदान साबित हो रही है और 90 प्रकार की जांचें, 33 करोड़ 86 लाख निःशुल्क जांचें हो चुकी। सीटी स्कैन तक फ्री। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को शामिल किया गया। सभापति महोदय, प्रदेश की कल्याणकारी सरकार ने पिछले 2 वर्ष में 2,727 चिकित्सक, 11,000 से अधिक नर्सिंग कर्मी जिनको नियुक्ति दी गई। सभापति महोदय, प्रदेश में दूर दराज ढाणियों में, गांवों में जहां डॉक्टर नहीं जा रहे थे, एएनएम नहीं जा रही थी, भर्ती कर उन सब जगह एएनएम और डॉक्टरों की व्यवस्था की। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सीमावर्ती जिला बाड़मेर जो अभावग्रस्त रहा, जहाँ पीने की पानी से लेकर चिकित्सा शिक्षा की कमी रही, ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष बाड़मेर में जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण समारोह में आए, लोकार्पण किया और उसमें घोषणा की कि बाड़मेर जिला अस्पताल को 300 से 500 बेड का अस्पताल किया जाएगा। 500 का किया, 158 पोस्टें साथ में दी। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बाड़मेर के अंदर चाहे गायनिक हो, कोई एक्सीडेंट हो, चाहे जितनी भी गंभीर बीमारी के सारे केस रेफर हो रहे थे और आज कोई भी रेफर नहीं हो रहा है। सारी व्यवस्था वहाँ बाड़मेर में इतनी शानदार व्यवस्था की है, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति महोदय, आज किसानों की हालत क्या है? किसान बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से ये जो 3 कानून काले कानून लाए गए हैं,
जिसके लिए ऐसा पहली बार माननीय सभापति महोदय किसी ने न तो किसानों ने कहा, न किसी व्यापारियों ने कहा, न किसी सदन में चर्चा हुई और अपने आप ऊपर पूंजीपतियों के उस चंद लोगों के कहने से ये कानून थोपे गए और उसके आज क्या हालात है। 55-70 दिन हो गए, 150 से ज़्यादा इसमें डेथ हो गई और किसान आज कितने दिन से रोड जाम कर बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय कि इसमें कोई हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए, इसमें किसानों की बात सुननी चाहिए, इसमें कोई ईगो की बात नहीं होनी चाहिए, मिल बैठकर इसका निपटारा करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। प्रदेश सरकार ने किसान को धान के उचित मूल्य में एमएसपी पर अनाज की खरीद हेतु इस सदन में कृषि कानून 3 पास भी किए, परंतु वो अभी तक आगे नहीं भेजे गए, यहीं रुक गए। हमने तो सबने प्रयास किया कि ये कानून किसानों के हक में है और इसको लागू किया जाए ताकि ये किसान को, जैसे पंजाब में इस तरह के कानून पास किया वैसे ही राजस्थान में हमने किया, परंतु वहीं रुका पड़ा है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों का सहकारिता का जो लोन था वो माफ किया। इतना बड़ी राशि पहली बार किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफ की, इससे ज़्यादा कोई बड़ा काम हो नहीं सकता। इसके साथ साथ कृषक कल्याण कोष की स्थापना की, इसके माध्यम से बीमा ऋण लेकर 1830 करोड़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पशु चिकित्सालय भवनों आदि के लिए स्वीकृति भी दी। सरकार ने आम किसानों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई एवं पेयजल ट्यूबवेल खुदाई के लिए एनओसी की शर्त थी, उसको भी समाप्त किया। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने पहल की, किसानों के लिए 5 हेक्टेयर की कृषि भूमि जो कुर्की से मुक्त करने का कानून पास किया। उसे कितने ही किसानों को लाभ होगा, उनकी जमीन कुर्क नहीं होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे सदन को अवगत कराते हुए सभापति महोदय खुशी होती है कि प्रदेश की सरकार ने आने से पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर जो जन घोषणा पत्र था उसका 50% 50% उन घोषणाओं को सरकार ने पूरा किया। इतनी विपरीत परिस्थितियां, आज क्या हालात आर्थिक स्थिति के रहे, जीएसटी हुई, नोटबंदी हुई और किस तरह से आर्थिक स्थिति खराब हुई। राजस्थान की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं में पैसों की कटौती, केंद्र की तरफ से जो दिए जाने थे उसमें कटौती की, उसके बावजूद भी 50% घोषणाओं को पूरा किया गया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऊर्जा के क्षेत्र में संसाधनों की कमी होने के बावजूद उन्नति व प्रगति ऊर्जा संसाधनों का होना जरूरी है। इसलिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा संयंत्रों को प्रोत्साहन देकर राज्य में 5000 मेगावाट ऊर्जा और 4338 मेगावाट पवन ऊर्जा, 120 मेगावाट बायोगैस ऊर्जा सहित कुल 9460 मेगावाट अक्षय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। इसकी वजह से जो स्थिति की बिजली की हालत कमज़ोर थी, किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल रही थी, उसमें सुधार हुआ। आज किसानों को दिन में बिजली मिल रही है, गांवों के अंदर 24 घंटे बिजली मिल रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही बड़ी किसानों के प्रति जिस तरह से बिजली की व्यवस्था की है, बहुत ही सराहनीय है। माननीय सभापति महोदय, कोरोना के संकट के चलते चलाए विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के भुगतान को भी बिना ब्याज, बिना विलंब शुल्क कराए सुविधा दी। इसके लिए भी 300 करोड़ का भार वहन करना पड़ा।
आज रिफाइनरी की करें बात, रिफाइनरी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और इससे राज्य को और केंद्र को इसमें पूरी होने से वो रॉयल्टी मिलेगी, लोगों को मजदूरी मिलेगी और उद्योग इंडस्ट्रीज में जिस तरह से फायदा होगा, इस रिफाइनरी के अंदर कितनी तरह के उद्योग लगेंगे। मेरा सभापति महोदय आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि तेल क्रूड बाड़मेर निकला और रिफाइनरी हमारे ज़िले में ही लग रही है। मेरा निवेदन रहेगा कि जो बाकी के प्रोडक्ट्स है उस उद्योग लगाने के लिए बाड़मेर मुख्यालय पर भी उसके उद्योग का कुछ हिस्सा बाड़मेर कराया जाए, क्योंकि तेल सारा बाड़मेर विधानसभा के 90% तेल यही है, खनिज यही है। सबसे ज़्यादा रॉयल्टी जो दी जा रही है वो मिल रही है, वो बाड़मेर से मिल रही है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे रहेगा। माननीय सभापति महोदय, चाहे पंचायती राज का पुनर्गठन की मामला हो, चुनाव का मामला हो, नगर परिषद का पुनर्गठन का हो, इसमें चुनाव हुए अच्छी तरह से, जिस तरह से पुनर्गठन किया, लोगों को लाभ मिला। सभापति महोदय, मैं चाहे नरेगा की बात करें, जो नरेगा एक हम सब के लिए वरदान साबित हुई है और नरेगा आज सूखा हो, चाहे अकाल हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें से राहत मिल रही है, मजदूरी मिल रही है। इससे गांवों के अंदर ग्रेवल सड़कें, पीने के लिए पानी के टांके, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ इस नरेगा के माध्यम से मिल रहा है। सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूँगा कि बाड़मेर अकेले में 1 लाख टांके पानी के इस नरेगा के अंदर बने हैं, जो आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं कि देखो नरेगा आई तो अभी हमारे पानी की व्यवस्था हुई, रोजगार की व्यवस्था हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी नेता सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में 2 वर्षों में जो भूतपूर्व निर्णय लिए, जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय संचालित किए, उसको विस्तार करते हुए 2020-21 में 168 नए ब्लॉक, नए विद्यालय खोले जा चुके। उच्च माध्यमिक को क्रमोन्नत किया गया और नए स्कूल विद्यालय खोले गए। प्रदेश में शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए सरकार गंभीर है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए 31,000 शिक्षकों की रीट की भर्ती भी निकाल ली है। इस 25 अप्रैल को उसका है। मैं इसमें एक ही निवेदन करूंगा सभापति महोदय, 25 अप्रैल की जगह डेट 2-4 दिन आगे पीछे करें, क्योंकि 25 तारीख को महावीर जयंती है, उस दिन 4 दिन आगे बढ़ाई जाए तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी और रीट्स कराई जाए ताकि नौजवानों को इसमें नौकरी मिले। इसके साथ साथ उस शिक्षा में मजबूती के लिए 2020-21 में प्रदेश ने 38 नवीन राजकीय महाविद्यालय प्रारंभ किए। साथ में 12 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत कर उच्च शिक्षा को मजबूत देने का कहा। सभापति महोदय, जहां पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रदेश में समानीकरण के नाम पर स्कूलें बंद की थी, उन स्कूलों को खोलने का भी हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला किया था उसके तहत वापस स्कूलें उसको खोली गई। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार योजना में 1112 बालिकाओं को लाभान्वित कर 8 करोड़ से ज़्यादा बालिकाओं को खातों में उनके हस्तांतरण हो चुकी है। मैं सभापति महोदय, रोजगार के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में ठोस कार्य किया है। सरकार ने विगत 2 वर्षों में 81,893 युवाओं को सरकारी नौकरी दी।
50,565 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के युवा जो बेरोजगार है उसको योग्यता के अनुसार रोजगार मिले। पिछले वर्ष में कोरोना एवं लॉकडाउन के हालत हुए कठिन हालातों में भी 2020 से दिसंबर 2000 के बीच 188 ऑनलाइन शिविरों के माध्यम से 7,104 बेरोजगारों को भी रोजगार देने का कार्य किया। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के 1 फरवरी 2019 को प्रारंभ कर 2,50,000 बेरोजगारों को 800 करोड़ रुपये की बेरोजगार भत्ते की राशि देकर भी सराहनीय कार्य किया। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। चाहे इंदिरा रसोई की बात करें, चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात करें, जिसके अंदर भी बिल्कुल माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से खेल और खिलाड़ी जिनके लिए पहली बार जो इस खेलों के अंदर जिन्होंने भाग लिया और जिन्होंने पदक प्राप्त किया, उनको राजस्थान सरकार ने हमारे लिए उनको नौकरी दी। ये राजस्थान का पहला उदाहरण है कि इतने लोगों को उन्होंने नौकरी दी। इसके साथ साथ जो सभापति महोदय, जो फ्लैगशिप योजना थी, चाहे गेहूं की बात करें, फ्री गेहूं की बात करें, दवाइयों की बात करें, पेंशन की बात करें, जो ये जितनी भी योजनाएं थी, उन योजनाओं को सुचारू रूप से आम जन तक किस तरह से लाभ मिले, ये हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसकी मॉनिटरिंग कर आम जनता को कैसे लाभ मिले, इसके लिए पूरा प्रयास किया। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिस अभिभाषण के अंदर ये 138 बिंदुओं पर जो प्रकाश डाला है, हमारी सरकार की जो सोच है और आम जन तक हम किस तरह से लाभ दे सकें उनको, हम सब मिलकर, जो महामहिम राज्यपाल ने जो इस अभिभाषण में जो ये बिंदु दिए हैं जिन पर सरकार कार्य कर रही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी 2 साल इतने भयंकर समस्या, चाहे करी हो, आर्थिक संकट हो, सरकार गिराने की बात करो, सरकार पर किस तरह से आपने देखा होगा कि 1 साल किस तरह से निकाला गया, त्यों को झेलते हुए भी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के विकास की योजनाओं को बंद नहीं होने दिया, इन योजनाओं को चालू रखा। और ये अभी आने वाला बजट है, इसमें आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर किस तरह से आने वाले इस बजट के अंदर भी चाहे पानी की योजनाओं की बात करना, चाहे शिक्षा की बात है, पंचायत हर मुख्यालय पर पंचायत उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की बात हो, और चाहे बिजली के अंदर हो, पानी की बात हो, इन सब योजनाओं को इसमें इस तरह से अब के इस बजट में सड़कों की बात हो, ये सारी सड़कों के अंदर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम जिस तरह से काम करना चाह रहे थे वो काम नहीं हुआ। इसका कारण था पिछली सरकार ने इतनी सड़कें, इतने काम सैंक्शन करके चले गए कि वो उसकी देनदारियाँ अभी तक चुका नहीं पा रहे हैं। इतनी पैसों का इन्होंने उसमें बजट में प्रावधान नहीं रखा और सैंक्शनें जारी कर दी, टेंडर कर दिए, वर्क ऑर्डर दे दिए, वो आज भुगत रहे हैं, उसका पेमेंट हमारी सरकार को देना पड़ रहा है। और अब मुख्यमंत्री जी कह भी रहे हैं, इसमें आपने देखा ही होगा अभी भाषण में कि यह वर्ष सड़कों के लिए, पानी, बिजली के लिए समर्पित होगा और इसमें
जो भी सड़कें हैं अब के जितनी स्वीकृत होगी ये आपके सामने रहेगी। मैं माननीय सभापति महोदय ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ पक्ष और विपक्ष सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि हम सब मिलकर किस तरह से राजस्थान को विकास की ओर आगे ले जाएं, किस तरह से अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को हम लाभ दे सकें, उसकी मदद कर सकें, चाहे उद्योग में, इंडस्ट्रीज में, किसानों में और हर तरह से। आज उद्योग के अंदर कोई उद्योग यहाँ लगाए उनके लिए किसी तरह की फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं, किसी तरह की उनको एनओसी की ज़रूरत नहीं, यहाँ आवे और उद्योग लगाए। इससे बेहतर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे मंत्री जी ने जो अच्छा काम किया है, किस तरह से लाभ मिल रहा है ये आपके सामने है। मैं अंत में यही कहता हुआ